हेलो फ्रेंड्स। तो हम कॉस्टिंग का नेक्स्ट लेक्चर स्टार्ट करते हैं। आज जो टॉपिक हम स्टार्ट करने वाले हैं वो है स्टैंडर्ड कॉस्टिंग। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग सा टॉपिक है ये। कुछ स्टूडेंट्स को ये टफ इसलिए लगता है क्योंकि वो इसके फॉर्मूलाज को रटने की कोशिश करते हैं, लेकिन हम इसके कॉन्सेप्ट्स को बहुत अच्छे से समझेंगे एंड आई होप आपको ये अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं स्टैंडर्ड कॉस्टिंग। उससे पहले मेरे जितने भी नोट्स हैं जिससे मैं पढ़ाती हूँ वो सारे नोट्स मेरे टेलीग्राम चैनल पे अवेलेबल है और उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है। इसके अलावा आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हो, उसकी लिंक भी मैंने आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखी है। ठीक है, तो अब हम आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमें स्टैंडर्ड कॉस्टिंग की नीड क्यों होती है। तो स्टैंडर्ड कॉस्टिंग की नीड क्यों होती है, तो कोई भी बिजनेस को अपने जो फ्यूचर प्रोजेक्ट्स है और फ्यूचर प्रॉफिटेबल होगा कि नहीं, ये सब अपने स्टेक होल्डर्स को कम्युनिकेट करना होता है। ठीक है, ये क्यों कम्युनिकेट करना होता है, ताकि जो स्टेक होल्डर्स हैं उनका इंटरेस्ट उस बिज़नेस में बना रहे, उनको ये विश्वास रहे कि हाँ ये जो बिज़नेस है वो प्रॉफिटेबल होगा, तभी तो वो उसमें इन्वेस्ट करेंगे। ठीक है, तो ये जो प्रॉफिट है वो कम्युनिकेट करना होता है स्टेक होल्डर्स को। ठीक है, एंड प्रॉफिट कैसे कैलकुलेट होता है, तो जो बहुत ही बेसिक सी बात है, सेल्स माइनस कॉस्ट इज इक्वल टू प्रॉफिट। तो हम क्या करते हैं, किसी भी बिज़नेस के अंदर एक एस्टिमेशन करते हैं कि हमारी जो फ्यूचर में सेल कितनी होगी एंड उससे हमें कितना प्रॉफिट अराइज होगा, और वो जो प्रॉफिट है वो हम स्टेक होल्डर्स को कम्युनिकेट करते हैं। ठीक है, अब सेल्स को एस्टिमेट कैसे करेंगे, तो उसके लिए जो सेल्स डिपार्टमेंट है या जो मार्केटिंग डिपार्टमेंट है वो क्या करेगा, हमारी डिमांड रिसर्च करेगा कि हमारे प्रोडक्ट की डिमांड कितनी है मार्केट के अंदर। इसके अलावा मार्केट का एनालिसिस करेगा। ठीक है, और इसके बेस पे वो ये एस्टिमेट करेगा कि हमारे प्रोडक्ट की कितनी सेल होगी। ठीक है, अब उस जितनी सेल हमें करनी है उसके अकॉर्डिंगली हमें कितना प्रोडक्शन करना पड़ेगा, वो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट यहाँ पे डिसाइड करेगा। एंड प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को कितना रॉ मटेरियल रिक्वायरमेंट होगी वो यहाँ पे परचेज डिपार्टमेंट है वो डिसाइड करेगा, जो रॉ मटेरियल परचेज डिपार्टमेंट होता है। इसके अलावा और भी डिपार्टमेंट्स होंगे जैसे कि लेबर डिपार्टमेंट, तो जो हमारा एचआर मैनेजर है वो ये बताएगा कि लेबर की रिक्वायरमेंट कितनी होगी। इसके अलावा फिक्स्ड ओवरहेड और वेरिएबल ओवरहेड भी इनकर करने होते हैं। तो जो हमारी फिक्स्ड ओवरहेड टीम है एंड जो वेरिएबल ओवरहेड टीम है वो हमें ओवरहेड्स का यहाँ पर एस्टिमेशन देगी। ठीक है, तो इस तरीके से ये जो अलग अलग डिपार्टमेंट्स हैं ये अपने अलग अलग एस्टिमेशन है वो हमें प्रोवाइड करेंगे, और उनके बेसिस पे हम क्या कंप्यूट करेंगे, हमारा प्रॉफिट। ठीक है, सेल्स कितनी होगी माइनस जो भी कॉस्ट है, कॉस्ट यहाँ पे हमने देखा बहुत सी होगी, जो रॉ मटेरियल है उसकी कॉस्ट होगी, लेबर की कॉस्ट होगी, फिक्स्ड ओवरहेड होंगे एंड वेरिएबल ओवरहेड होंगे। ठीक है, तो ये सारे कॉस्ट को मिला करके जितनी कॉस्ट आती है टोटल वो हम सेल्स में से लेस कर देंगे, तो हमारे पास में क्या आ जाएगा, प्रॉफिट, और वो हम कम्युनिकेट करेंगे यहाँ पे शेयर होल्डर्स को। ठीक है, अब जो हमने यहाँ पर प्रॉफिट एस्टिमेशन किया तो ये तो क्या है, हमारा बजटेड प्रॉफिट है। अब जो हमारा एक्चुअल प्रॉफिट होगा वो ऑब्वियसली इससे डिफ़र करेगा। डिफ़र क्यों करेगा, क्योंकि यहाँ पर हमारी जो हो सकता है हमने जो एस्टिमेशन किया था सेल्स का उतनी सेल्स नहीं हुई, उससे कम हुई या फिर उससे ज़्यादा हुई। ठीक है, और जो हमारा कॉस्ट का एस्टिमेशन था उससे कम कॉस्ट इनकर हुई या फिर उससे ज़्यादा कॉस्ट इनकर हुई। तो इन दोनों एलिमेंट्स में डिफरेंस की वजह से जो हमारा प्रॉफिट है वो भी डिफरेंट आएगा। ठीक है, तो स्टैंडर्ड जो कॉस्टिंग है वो बेसिकली उसके अंदर हम ये करते हैं कि हम देखते हैं कि हमारा एस्टिमेशन कितना था एंड हमारा एक्चुअल कितना आया है, और ये डिफरेंस है इसका रीज़न क्या है, तो इस रीज़न को हम फाइंड आउट करते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से इसमें बहुत सारे वेरिएंस होते हैं, जैसे कि यहाँ पर मटेरियल वेरिएंस होगा मटेरियल के कॉस्ट की वजह से, डायरेक्ट लेबर वेरिएंस, फिक्स्ड ओवरहेड, वेरिएबल ओवरहेड, सेल्स वैल्यू वेरिएंस एंड सेल्स मार्जिन वेरिएंस। ठीक है, तो ये बहुत सारे वेरिएंस हमें कैलकुलेट करने होते हैं। तो वेरिएंस का मतलब क्या होता है, डिफरेंस। जो हमने बजट एस्टिमेट किया था और जो हमारा एक्चुअल है उसके बीच में कितना डिफरेंस है और क्यों है उसका एस्टिमेट करना, इसको हम क्या बोलते हैं, स्टैंडर्ड कॉस्टिंग। ठीक है, उसको कैलकुलेट करना उसको हम बोलते हैं स्टैंडर्ड कॉस्टिंग। ठीक है, तो आज जो हम वेरिएंस डिस्कस करने वाले हैं वो है मटेरियल वेरिएंस। तो यहाँ पर आपको बहुत सारे इसके फॉर्मूलाज दिख रहे होंगे डायरेक्ट मटेरियल वेरिएंस के। हम इन फॉर्मूलाज को रीड करने से पहले हम एक एग्जांपल से इसको समझेंगे। ठीक है, देन हम आएंगे फॉर्मूलाज पे। तो मैंने यहाँ पर एक एग्जांपल लिया है जिसमें मान लो हमारी एक शर्ट मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है। ठीक है, और हमारे बजटेड फिगर हमारे पास अवेलेबल है। हमने क्या बजट एस्टिमेट किया कि इस साल हमारे जो 1000 यूनिट्स हैं, मतलब 1000 शर्ट प्रोड्यूस होंगे। ठीक है, अब शर्ट का प्रोडक्शन करना है तो हमें रॉ मटेरियल रिक्वायरमेंट होगी, और अभी हम क्या रीड कर रहे हैं, रॉ मटेरियल वेरिएंस।
ठीक है। तो यहाँ पर रॉ मटेरियल कितना रिक्वायर्ड होगा, तो हमारा एस्टिमेशन है कि पर यूनिट मतलब पर शर्ट को बनाने के अंदर हमें 4 मीटर्स क्लॉथ यहाँ पर रिक्वायरमेंट होगा, ठीक है। तो 4 मीटर है हमारा एस्टिमेशन, और 1 मीटर की कॉस्ट यहाँ पर दे रखी है। 1 मीटर क्लॉथ को परचेज करने के लिए हमें 100 रुपीज़ लगेंगे। तो ये हमारा क्या है, बजट। लेकिन ईयर के एंड में जो एक्चुअल फिगर्स हमारे सामने आते हैं वो कितना आया कि हमने क्या किया, एक्चुअल फिगर्स आपको दिख रहे होंगे यहाँ पे 900 यूनिट्स है शर्ट की प्रोड्यूस की, ठीक है। एंड पर यूनिट को प्रोड्यूस करने में हमें 3.5 मीटर का यहाँ पे कपड़ा लगा, और हमें पर मीटर की कॉस्ट कितनी लगी, 110 रुपीज़ पर मीटर, ठीक है। तो ये है हमारे एक्चुअल फिगर। लेकिन हम डायरेक्टली बजट को एक्चुअल से कंपेयर नहीं कर सकते, क्योंकि जो हमने बजट बनाया है 1000 यूनिट फिनिश प्रोडक्ट के बेस पे बनाया है, लेकिन एक्चुअल में हमने 900 फिनिश गुड्स है वही प्रोड्यूस किया है। तो हमें बजट को एक्चुअल के अकॉर्डिंग चेंज करना होगा, उसी को हम क्या बोलते हैं, स्टैंडर्ड, ठीक है। तो बजट को एक्चुअल के अकॉर्डिंग चेंज करना, उसी को हम क्या बोलते हैं, स्टैंडर्ड। तो यहाँ पर हमें स्टैंडर्ड क्वांटिटी फॉर एक्चुअल आउटपुट कंप्यूट करनी होगी। तो कैसे कंप्यूट करेंगे, तो 1000 यूनिट को प्रोड्यूस करने के लिए हमें 4 मीटर कपड़ा पर यूनिट यहाँ पे लगता है। तो हमें 900 यूनिट्स में कितना लगेगा, तो 900 इंटू 4 मीटर्स, तो टोटल यहाँ पर 3600 मीटर कपड़ा है यहाँ पे हमें लगेगा 900 यूनिट्स प्रोड्यूस करने के अंदर, ठीक है। एंड स्टैंडर्ड कॉस्ट कितनी हो जाएगी यहाँ पे 3600 इंटू यहाँ पर जो हमने बजट एस्टिमेशन किया था 100 रुपीज़ पर मीटर, वही लेंगे रेट। तो यहाँ पर हमारे टोटल कॉस्ट कितनी आ गई, 3,60,000, ठीक है। एंड एक्चुअल कितनी कॉस्ट आई हमारी, तो यहाँ पर 900 यूनिट को प्रोड्यूस करने के अंदर हमें 3.5 मीटर क्लॉथ की रिक्वायरमेंट थी। तो टोटल कितना क्लॉथ रिक्वायर्ड है, 3150 मीटर्स। एंड हमारी पर मीटर की कॉस्ट कितनी है, 110। तो टोटल कॉस्ट कितनी आ जाएगी, 3,46,500 रुपीज़, ठीक है। तो आई होप आपको ये यहाँ तक समझ में आया होगा। कुछ भी नहीं था, बहुत सिंपल है। हमने क्या किया, सबसे पहले बजट एस्टिमेट किया, फिर हमने देखा ईयर के एंड में हमारे पास में एक्चुअल फिगर्स क्या आए, फिर हमने जो एक्चुअल क्वांटिटी प्रोड्यूस की है उसके अकॉर्डिंगली बजट को यहाँ पर चेंज किया, और उसको हम क्या बोलते हैं, स्टैंडर्ड क्वांटिटी फॉर एक्चुअल आउटपुट, ठीक है। तो यहाँ पर जो भी फॉर्मूलाज हैं इन पर हम बाद में आएंगे। यहाँ तक आपको समझ आ गया होगा। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, एक टेबल प्रिपेयर करेंगे। टेबल प्रिपेयर करने में कुछ भी नहीं है, बहुत ही सिंपल है। सबसे पहले हमें स्टैंडर्ड क्वांटिटी लिखनी है। तो स्टैंडर्ड क्वांटिटी कितनी लगी थी हमें, 900 यूनिट्स थी एंड 4 मीटर पर यूनिट लगा। तो स्टैंडर्ड क्वांटिटी कितनी आ गई हमारी, 3600, ठीक है। एंड स्टैंडर्ड रेट कितनी आ गई, 100 रुपीज़। और स्टैंडर्ड कॉस्ट कितनी हो गई, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास में आ गया 3,60,000। इसी तरीके से यहाँ पे हम एक्चुअल फिगर भी नोट डाउन करेंगे। तो एक्चुअल क्वांटिटी कितनी थी हमारी, 3150, ये थी हमारी एक्चुअल क्वांटिटी। एंड एक्चुअल रेट थी 110। तो एक्चुअल कॉस्ट कितनी आ गई हमारी, 3,46,500, ठीक है। तो अब हमारे पास में क्या है, स्टैंडर्ड फिगर्स है एंड एक्चुअल फिगर्स है। अब जो ये डिफरेंस आया है कॉस्ट का, मतलब यहाँ पर हमारी 3,60,000 थी एस्टिमेटेड कॉस्ट, एंड एक्चुअल में हमें कितनी कॉस्ट लगी, 3,46,500। इन दोनों का डिफरेंस है वो क्यों अराइज हुआ, इसी को कैलकुलेट करने को हम क्या बोलते हैं, स्टैंडर्ड कॉस्टिंग। और जो पीछे फॉर्मूलाज है उसमें यही सब बताया हुआ है, जिसको मैं आपको पहले एग्जांपल से यहाँ पे एक्सप्लेन कर रही हूँ, ठीक है। तो सबसे पहले क्या होता है, कॉस्ट वेरिएंस। कॉस्ट वेरिएंस कैसे कैलकुलेट होता है कि हमारी स्टैंडर्ड कॉस्ट कितनी लगी और एक्चुअल कॉस्ट कितनी लगी, उसको हमें कंपेयर करना है। अब यहाँ पर आपको रटना नहीं है कि हमें कौन सा फिगर पहले लिखना है, कौन सा फिगर बाद में लिखना है, और कैसे हम एडवर्स और फेवरेबल एंड एडवर्स कैलकुलेट करेंगे। तो वो सब हमें सोच के कैलकुलेट करना है। यहाँ पे कुछ भी रटना नहीं है कि कौन सा सीक्वेंस में पहले आएगा, कौन सा बाद में आएगा। तो बहुत सिंपल सा लॉजिक है कि हमारी कॉस्ट कितनी लगी, 3,60,000, ठीक है। एंड स्टैंडर्ड था 3,60,000, कॉस्ट कितनी लगी, 3,46,500। तो इन दोनों का जो डिफरेंस है वो कितना है, 13,500। अब ये फेवरेबल होगा या एडवर्स, आप खुद सोचो। हमने क्या एस्टिमेट किया था कि स्टैंडर्ड कॉस्ट लगेगी हमें 3,60,000, लेकिन एक्चुअल में हमें 3,46,500 की कॉस्ट लगी। तो कॉस्ट का कम लगना ये एडवर्स कंडीशन है कि फेवरेबल है, तो यहाँ पर ये क्या हो गया, फेवरेबल, ठीक है। अब ये जो डिफरेंस है ये क्यों आया, ठीक है। तो एक तो ये क्या हुआ, प्राइस की वजह से वेरिएंस आया, क्योंकि हमने क्या सोचा था, स्टैंडर्ड रेट लगेगी 100 रुपीज़ की, लेकिन एक्चुअल रेट उसको परचेज करने में कितनी लगी हमें, 110। तो फर्स्ट वेरिएंस आ गया हमारा प्राइस वेरिएंस।
और इसका फॉर्मूला कैसे बन गया, स्टैंडर्ड रेट ले लिया हमने कितनी 100 रुपीज़ एंड एक्चुअल में हमारी रेट कितनी लगी 110, टोटल वेरिएंस आ जाएगा ऐसे एंड इनटू हम इसको कर देंगे किससे, एक्चुअल क्वांटिटी को, जो हमें एक्चुअल क्वांटिटी लगी उससे, तो हमारे पास में आ जाएगा प्राइस वेरिएंस। तो शर्ट को मैन्युफैक्चर करने में हमने क्या सोचा था कि 100 रुपीज़, सॉरी शर्ट को लिए जो हमने क्लोथ परचेज़ किया है उसको परचेज़ करने में हमारा एस्टिमेशन था कि हमें 100 रुपीज़ लगेंगे, ठीक है, लेकिन हमें एक्चुअल में 110 लगे, तो 10 रुपीज़ पर मीटर का यहाँ पे वेरिएंस आएगा, ठीक है, एंड एक्चुअल क्वांटिटी से हम इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो टोटल वेरिएंस कितना आया प्राइस की वजह से वो हमारे पास में आ जाएगा। तो यहाँ पर 10 इंटू 3150 जो हमारी एक्चुअल क्वांटिटी है वो कर दिया, तो हमारे पास क्या आ गया 31,500 का एडवर्स। अबे एडवर्स क्यों आया, तो आप खुद सोचो कि हमने क्या सोचा था कि हमें 100 रुपीज़ लगेंगे मटेरियल को परचेज करने में, लेकिन हमें कितने लगे 110, ठीक है, ज़्यादा लगे, कॉस्ट का ज़्यादा लगना या प्राइस का ज़्यादा लगना, तो वो क्या होगा हमारे लिए एडवर्स होगा। तो यहाँ पे जो आया ये वो क्या आएगा एडवर्स। तो इस तरीके से आपको हर एक पॉइंट पे सोच के देखना है, कुछ भी रटने की आपको ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो एक तो वेरिएंस किसकी वजह से हो गया, प्राइस की वजह से। सेकंड वेरिएंस आता है यूजेस की वजह से। यूजेस की वजह से मतलब कि यहाँ पर हमने क्या सोचा था कि हमें 4 मीटर कपड़ा लगेगा एक यूनिट को प्रोड्यूस करने में, लेकिन यहाँ पर एक्चुअल में जो हमें कपड़ा लगा वो लगा था 3.5 मीटर्स का, ठीक है। तो इसकी वजह से भी वेरिएंस आएगा, क्योंकि कपड़ा यहाँ पे हमें कम लग रहा है, तो उसकी वजह से भी यहाँ पे वेरिएंस आएगा, टोटल कॉस्ट पे उसका इफेक्ट आएगा, ठीक है। तो हम ये कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो स्टैंडर्ड हमारा कितना था कि हमें यहाँ पे 900 यूनिट को प्रोड्यूस करने के अंदर कितना कपड़ा लगेगा 3600 का मीटर्स, ठीक है, एंड एक्चुअल में हमें जितना क्लोथ लगा वो कितना है 3150 मीटर्स, ठीक है। तो इन दोनों का डिफरेंस ले लेंगे इनटू यहाँ पे हमेशा हमें किससे करना है, स्टैंडर्ड रेट से, ठीक है। आपको ये बात ध्यान में रखनी है कि यहाँ पर हमेशा जो मल्टीप्लाई होगा वो स्टैंडर्ड रेट से होगा, एक्चुअल रेट से नहीं होगा। तो इन दोनों का डिफरेंस इनटू हम क्या कर देंगे स्टैंडर्ड रेट, तो हमारे पास में आ गया 45,000। अब ये एडवर्स होगा या फेवरेबल, इसके लिए मैंने आपको बताया, वैसे ही आपको सोचना है। सबसे पहले हम देखेंगे स्टैंडर्ड कितना सोचा हमने कि हमें जो रॉ मटेरियल रिक्वायर्ड होगा वो 3600 मीटर्स होगा, लेकिन एक्चुअल में हमें जो रॉ मटेरियल लगा है वो कितना लगा है 3150 मीटर्स का। तो ये एडवर्स है कि फेवरेबल, हमने सोचा उससे हमें कम रॉ मटेरियल लगा है, तो ये हमारे लिए फेवरेबल हुआ ना, क्योंकि हमें कम रॉ मटेरियल रिक्वायरमेंट होगा तो कम रॉ मटेरियल परचेज करना पड़ेगा, तो ये कंडीशन हमारे लिए फेवरेबल कंडीशन है, ठीक है। तो 45,000 का यहाँ पर फेवरेबल आ गया। एंड ये जो हमेशा इन दोनों की टोटल होगी वो टोटल कॉस्ट वेरिएंस के बराबर होगी, एंड बहुत लॉजिकल भी है, क्योंकि हमारा जो कॉस्ट में वेरिएंस आ रहा है वो या तो प्राइस की वजह से आएगा या फिर यूज की वजह से आएगा, या तो रॉ मटेरियल के यूज़ में आएगा या फिर उसके परचेज प्राइस होगी उसकी वजह से आएगा। तो इन दोनों की जो टोटल होगी वो हमेशा इसके बराबर होगी। तो 45,000 का फेवरेबल एंड यहाँ पे एडवर्स कितना आया 31,500 का, तो यहाँ पर टोटल 13,500 का फेवरेबल आ जाएगा। तो इस तरीके से यहाँ पर हमने देखा। अब देखते हैं हम फॉर्मूलाज। अब ये फॉर्मूलाज एग्जैक्टली ऐसे ही बने जैसे हमने बहुत सिंपली इसको एग्जांपल से समझ लिया। अब इसके फॉर्मूलाज को बस हमें रीड आउट करना है, ठीक है। तो सबसे पहले क्या बोलता है, डायरेक्ट मटेरियल टोटल वेरिएंस या कॉस्ट वेरिएंस। तो स्टैंडर्ड कॉस्ट माइनस एक्चुअल कॉस्ट, हम इसको समझ चुके हैं पहले ही। तो स्टैंडर्ड कॉस्ट कैसे आएगी, स्टैंडर्ड क्वांटिटी इंटू स्टैंडर्ड प्राइस। तो हमने इस टेबल में ये कैलकुलेट किया था, स्टैंडर्ड क्वांटिटी इंटू स्टैंडर्ड प्राइस, तो हमारे पास आ जाएगी स्टैंडर्ड कॉस्ट। और एक्चुअल कॉस्ट कैसे आएगी, एक्चुअल क्वांटिटी इंटू एक्चुअल प्राइस, तो हमारे पास में आ जाएगी एक्चुअल कॉस्ट, जो हमने टेबल में कंप्यूट कर लिया था ऑलरेडी, ठीक है। नेक्स्ट बोलता है प्राइस वेरिएंस। तो प्राइस वेरिएंस कैसे आएगा, स्टैंडर्ड प्राइस माइनस एक्चुअल प्राइस इंटू एक्चुअल क्वांटिटी, ठीक है। दोनों के प्राइस का डिफरेंस ले लेंगे एंड इंटू किससे करेंगे, एक्चुअल क्वांटिटी से, क्योंकि हमने एक्चुअल में जितनी क्वांटिटी प्रोड्यूस की है उसी से रेट को कंपेयर करना पड़ेगा, तो इसलिए यहाँ पर हम ले लेंगे एक्चुअल क्वांटिटी। और इधर हमने देखा डायरेक्ट मटेरियल यूजेस वेरिएंस, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, दोनों में कितना यूज़ हुआ मटेरियल, मतलब स्टैंडर्ड क्वांटिटी माइनस एक्चुअल क्वांटिटी, दोनों का डिफरेंस इनटू हमेशा यहाँ पे हमें किससे करना है, स्टैंडर्ड प्राइस से। तो इस तरीके से आ जाएगा हमारा डायरेक्ट मटेरियल यूजेस वेरिएंस, ठीक है। बाकी की जो आगे की वेरिएंस है ये हम नेक्स्ट क्लास में समझेंगे। आई होप आपको ये लेक्चर समझ में आया होगा। अगर आपको अच्छा लगा तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना, एंड मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करना। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।